अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। नॉर्मली जब भी मैं सुबह उठती हूँ या किसी को पता होता है कि जी आप मॉर्निंग शो करते हैं, तो सबसे पहले उनका सवाल ये होता है कि इतनी सुबह आप क्यों उठते हैं, या आपको इतनी सुबह उठकर जाने में मसला तो नहीं होता। सो ये वैसे एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल होता है, लेकिन मुझे लगता है जब आपकी रूटीन सेटल हो जाती है, जब आपकी रूटीन बन जाती है, तो फिर उसके बाद आपको सुबह उठने में मुश्किल नहीं होती। बहुत सारे लोग या गेस्ट जब यहाँ पे आते हैं तो मैं उनसे पूछा, आर यू मॉर्निंग पर्सन? सो नॉर्मली उनका रिप्लाई होता है कि जी नहीं, हम सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ सकते। लेकिन मैं आपको ट्रस्ट में बताऊँ कि अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं ना, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी जो ओवरऑल हेल्थ तो है ही अच्छी होती है, आपकी एक रूटीन पैटर्न सेट हो जाता है, लेकिन आपका जो दिन होता है ना वो इतना लंबा हो जाता है और इतना प्रोडक्टिव हो जाता है कि यानी मैं यहाँ से फ्री होने के बाद आई हैव द होल डे जिसमें मैं काम कर सकती हूँ। बहुत सारे लोग जिनकी ज़ाहिर है 9 to 5 की जॉब्स होती हैं, जिन्होंने 8 आवर्स की शिफ्ट पूरी करनी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं तो सुबह भी आप कुछ काम कर सकते हैं और अपने ऑफिस के बाद भी कर सकते हैं, आपके एनर्जी लेवल्स भी बेहतर रहते हैं। सो ये मैंने आपको एम ही बिला वजह का सुबह सुबह बता दिया कि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपको क्या फ़ायदे, लेकिन कोई बात नहीं। मैं खुद उठती हूँ तो मैं इसको कहीं ना कहीं तो जस्टिफाई करूँगी कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। अच्छा जी, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपको पता है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा अखबार खोलो इंटरेस्टिंग मिल रहा होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है। नॉर्मली मैं जल्दी सो जाती हूँ तो सुबह मुझे ट्विटर, अब चूँकि ट्विटर तो बंद है, लेकिन अखबार या दीगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। सो मैं आज जो सियासी खबर के हवाले से बात करूँगी, कल मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल रही, और वो ये थी कि कल तहरीक इंसाफ ने जो PAC है उसके चेयरमैन के लिए शेर अफजल मरवत की जगह जो है वकास अकरम साहब को नामजद कर दिया है, और PAC के जो चेयरमैन के तौर पर इनको नामजद किया गया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट की जो मखसूस नशिस्तें हैं उसकी दूसरी पार्टीज में तकसीम करने का फैसला भी मुअत्तल कर दिया है। इस फैसले से हुकूमती इत्तेहाद है उसमें गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है, और जो एक कह लेते अक्सरियत के हवाले से भी बातें हो रही थी, और ऑब्वियसली इसका एडवांटेज कहीं ना कहीं लोगों को था। हुकूमती 2/3 जो अक्सरियत है उससे महरूम हो जाएगी, ये एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। और क्या ये जो आइनी बहरान जिसकी हम बार बार बात करते हैं और हर कुछ अरसे के बाद हमें नज़र आता है मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर, क्या वो भी इससे एक बार फिर जन्म लेगा? बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे में इस तरह का फैसला आना, इस पर भी ऑब्वियसली सियासी रहनुमाई हुकूमती इत्तेहाद खासा जो कह लें कंसर्न शो कर रहा है। इसी सब पे तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मसूद रज़ा साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच मसूद साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। कल ये जो दिलचस्प सूरत हाल हुई जिसमें तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत साहब है उनकी जगह शेख वकास को नामजद किया है, अब क्या लगता है तहरीक इंसाफ के अंदर ये इख्तलाफात हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं? अगर हैं तो इनकी वजह क्या हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया का। देखिए इख्तलाफात तो बिल्कुल तो जाहिर सी है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त दबाव का शिकार है। उसकी क़यादत इस वक्त मंजर आम पर नहीं है, वो क़यादत जिसके पास तमाम फैसले मौजूद हैं। बाकी जो इस वक्त क़यादत हमारे सामने मौजूद है वो क़यादत एक वक्ती तौर पर एक अरेंजमेंट था जो आगे बढ़ रहा है। अब हुआ यह है कि इसी दौरान जो है वो लोग जो रूपोश थे, वो लोग जो कैद में थे, वो मंजर आम पर आना शुरू हो गए और उनकी पार्टी में एक बड़ी अहम पोजीशन थी। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि उनकी जगह पर तो दूसरे लोग हैं, नए लोग हैं, उनसे कुछ जूनियर लोग हैं, या वो 3rd टियर के लोग या 4th टियर के लोग हैं जो पार्टी मामला चला रहे हैं। तो इसकी वजह से एक तनाव की कैफियत हमें नजर जरूर आ रही है, लेकिन ये तनाव उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, जो फैसला साजी का हक रखती है या जिसके फैसले माने जाते हैं, या जिसकी मैं साफ कह देता हूं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, ये बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर मौजूद हैं और उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलता, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ में हमें ये सिचुएशन नजर आती रहेगी। यानी कोई ये जेस्चर इससे नहीं गया कि तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिल गया। आपके मुताबिक जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं ये सूरत हाल में ऑन एंड ऑफ नज़र आती रहेगी। 9 मई भी आने वाला है मसूद रज़ा साहब, और 1 साल
अब बाद आपको लगता है पीटीआई के हालात व वाकयात बदलेंगे या जो सख्तियों का सिलसिला है जारी रहेगा? मेरे ख्याल में इसका इन्हिसार तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर भी है और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी है कि अगर वो ये रियलाइज करते हैं कि अब तक जो कुछ भी हुआ अतराफ से उसके नताइज मुस्बत नहीं निकल रहे और वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है, तो दोनों को अपने अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी। अगर दोनों तरफ से तब्दीली नहीं आएगी तो हालात जूं के त्यों रहेंगे। फिलहाल तो मौजूदा जो हुकूमत है वो कंफर्टेबल नजर आ रही है, लेकिन हुकूमत को भी ये सोचना होगा कि वो मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर ले, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो तहरीक इंसाफ भी सोलो फ्लाइट लेकर चल रही थी और वो भी बातचीत करने के मूड में नहीं थी, जिसका नतीजा ये निकला कि एक दिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत का धर्म तख्ता हो गया। मुमकिन है कि आने वाले वक्त में कुछ हालात बेहतर हों, इसकी उम्मीद की जा सकती है, वो कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो तो बेहतर है। मैं नहीं समझता कि 9 मई के 1 साल पूरे होने से इस बात का कोई ताल्लुक है कि तहरीक इंसाफ के लिए हालात बेहतर होने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अभी हम पीपल्स पार्टी के हवाले से भी सुन रहे थे कि जी उनको 8 वजारतों के हवाले से मिलने का इम्कान भी है। नून लीग के साथ वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर शराकत दारी करने जा रही है। सो ये क्या आप जो इनका एक शराकत दारी हमें देखने को मिलेगी, क्या एक्सपेक्टेशंस हम रखें हैं, इससे को बेहतरी आएगी? जी हाँ, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो एक पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ था, जिसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया, उस वक्त जब पंजाब और बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर्स हैं वो फाइनल हो गए। तो आपने देखा कि सदर मुमलिकत का ओहदा उन्होंने ले लिया, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा उन्होंने ले लिया, 2 सूबों की गवर्नरशिप उन्होंने ले ली। अब उसके बाद जो अगला मरहला है वो यही है कि वो काबीना में शामिल हों। इसके लिए पीपल्स पार्टी की समझती थी कि वो देखे कि हालात किस रुख पर जा रहे हैं। हुकूमत क्योंकि फिलहाल हमें स्टेबल पोजीशन में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, IMF से मामला सीधे होते नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद इस बात की है कि आने वाले साल 1.5 साल जो है वो माशी एतबार से थोड़े बेहतर गुजर जाएंगे। तो हुकूमतों के पास पाकिस्तान में वैसे भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, तो ये एक बड़ा अरसा है और अगर इसमें इस्तेहकाम है, इसमें हुकूमत चल सकती है, तो मुझे इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अगले स्टेज पर यह फैसला करती है कि वो काबीना का हिस्सा बन जाए, क्योंकि नून लीग के लिए भी ये बहुत जरूरी है ताकि जब अगला इलेक्शन हो तो किसी जमात को यह कहने का मौका ना मिले कि फैसला साजी का इख्तियार तो उनके पास था, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं था, इसलिए हम बरी जिम्मा थे। तो नून लीग भी ये चाहती है और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी शायद ये फैसला कर लेगी। यानी ब्लेम करने के लिए आसानी रह जाएगी इन शॉर्ट के अगर कोई कारकर्दगी में मसला होता है, जो तहरीक इंसाफ या पहले आपस में जमातें करती रहती थी, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी होगा। अच्छा जी, मुल्क में मौशी सूरत हाल की मसूद आपने बात की, मुख्तलिफ बहरानों का हमें सामना तो है, गंदम बहरान भी हम सब के सामने है कि वहाँ पर क्या सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। किसान इस वक्त एक बार फिर सड़कों के ऊपर हैं। हुकूमती इत्तेहाद आपको लगता है कि मुल्क में जो बहरान है या मुल्क के जो मसाइल हैं, जो बाय रोज़ हम कोई ना कोई एक नया मसला देख रहे हैं जो जन्म ले रहा है, इसको बेहतर कर पाएगी या हालात अल्लाह ना करे मजीद ख़राब होते हमें नज़र आएंगे? देखिए, बहरान और पाकिस्तान का ताल्लुक तो चोली दामन का है। अब ये गंदम का जो मामला है तो आप ज़रा नज़र दौड़ाएं, पिछले सालों में कौन सा ऐसा साल है जब चीनी या गंदम का बहरान पाकिस्तान में ना आया हो। एक साइकिल है जो मुतवातिर चले चला जा रहा है, यानी कुछ लोग हैं जो गंदम और चीनी की कभी इंपोर्ट की इजाजत ले लेते हैं हुकूमत से, कभी एक्सपोर्ट की इजाजत ले लेते हैं, कभी ये चीजें स्मगल हो जाती हैं, तो मुल्क में एक बहरान रहता है। तो मुझे ये लगता है कि इसका ताल्लुक हुकूमतों से नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इस बहरान पर काबू पा लेगी या नहीं पाई। इस हुकूमत के होते हुए तो ये बहरान हो गया। निगरान हुकूमत के दौरान जो मामला हुए, उससे पहले जो हुकूमत थी अकदार साहब वाली, उसने जो इक़दाम लिए थे, फिर निगरान हुकूमत ने, फिर इस हुकूमत ने, तो ये मामला तो खराब होता चला जा रहा है, होता रहा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कुछ ऐसे इक़दाम कर लिए जाएं कि गंदम और चीनी के हवाले से जो बहरान हर साल या हर दूसरे साल आता है उसका तदारुक हो जाए। तो कोई भी हुकूमत हो वो इससे बरी जिम्मा नहीं है। मौजूदा हुकूमत भी उसके होते हुए पहले ही साल में, पहले 2 महीने में ये स्कैंडल आ गया, न जाने आगे और क्या क्या कुछ होगा। तो अगर मजीद बदनामी से बचना है हुकूमतों को, तो इस मसले को
हल करने के लिए कुछ संजीदा इकदाम इन्हें करने चाहिए। यानी संजीदा इकदाम होने चाहिए, रिफॉर्म्स ही सोल्यूशन है हर चीज़ का, हर मसले का यही बात होती है कि जी रिफॉर्म्स करेंगे सिस्टम के अंदर तो ये सूरत हाल बेहतर होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसको मुअत्तल किया, और जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग भी बहुत जो कह ले गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आपके ख्याल में इससे कोई बड़ा अपसेट हो सकता है या तहरीक इंसाफ के लिए कोई राहें आसान हो सकती हैं? देखिए, अपसेट क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कहना कब्ल वक्त है, लेकिन ये एक बड़ी मुनाफकत वाली बात है कि एक जगह मुल्क की अदालतें जब ये फैसला करती हैं कि एक मखसूस जमात को उनका निशान नहीं मिलना चाहिए या उनकी सीट्स जो हैं रिजर्व वो उनको नहीं मिलनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है, फिर अदालतों में जाता है तो अदालतें ये फैसला करती हैं, तो यही जमातें जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी है ये खुशी का इजहार करती हैं। ये जबानी कलामी तो ये बात करती हैं कि नहीं ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन इनमें खुशी होती है, ये इत्मीनान का इजहार करते हैं। और जब अदालती फैसलों के हवाले से इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं जी अदालत ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है, हम अदालतों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब कहीं भी ऐसा फैसला आता है जो इनके हक में नहीं होता बल्कि वो तहरीक इंसाफ या इनके अपोजिशन के हक में होता है, तो फिर ये अदालतों पर तनकीद शुरू कर देते हैं, अदालतों के फैसलों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये अदालतें कल मौतबर थी तो आज भी मौतबर हैं, और अगर आज मौतबर हैं तो कल भी मौतबर होनी चाहिए थी। तो इस रविश को छोड़ना चाहिए। जो अदालतों के काम है वो अदालतों पे छोड़े जाएं, इसमें ये कितनी भी तनकीद करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत का फैसला अगर कल माना गया था तो आज ही माना जाना चाहिए। यू आर सो राइट। और यही बात है कि हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं और जब हम इस तरह के इदारों को कंट्रोवर्शियल कर देते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ को बार बार कहा है कि इस्तीफे देकर भरपूर तौर पर अपोजिशन करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं मसूद, तो वह असम्बली में मजबूत एक अपोजिशन के तौर पर क्या आपको लगता है कि अपना किरदार अदा कर सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए, अगर उन्हें मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तब भी जाहिर सी बात है उनकी पोजीशन बेहतर होगी। फिर सेनेट के हवाले से जो मामलात हैं उनमें हो सकता है कि वो फिर लिटिगेशन में जाएं, अदालत में जाएं और सेनेट की जो नशिस्तें हों उनको चैलेंज करें, तो ये एक सिलसिला चलेगा। और अगर उन्हें नशिस्तें नहीं भी मिलती या मिल जाती हैं, दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ की ऐलान कर चुकी है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनी है, लेकिन एहतजाजन हिस्सा बनी है। तो उनका एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उनकी जो डिमांड्स हैं बहुत वाज़ेह हैं। वो कहते हैं जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और हमारी जो क़यादत है उसको रिहा किया जाए। उनका दावा है कि उनकी क़यादत जो है वो इस वक्त सियासी कैदी उनको करार देती है। तो हुकूमतों के लिए भी मुमकिन नहीं होता कि वो सियासी कैदियों को कैद रखें, और ऐसी सूरत हाल में नशिस्तें इनको मिलें या ना मिलें, एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये हुकूमत इमरान खान से डील नहीं करती और इमरान खान से बात नहीं करती और किसी मंतकी फैसले की तरफ नहीं बढ़ती कि आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर ये हुकूमत बज़िद रहती है कि जी इसे अपना वक्त भी पूरा करना है और ये अपने मैंडेट को भी असली कहती है, तो फिर जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ इस बात को नहीं मानेगी और वो अपना एहतजाज जारी रखेगी। ठीक हो गया, तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी और अपना एहतजाज जारी रखेगी। आपने भी बहरानों की बात की और आपने ये कहा कि पाकिस्तान और बहरानों का चोली दामन का साथ है, लेकिन जो गंदम बहरान की हम बात कर रहे हैं, मौजूदा हुकूमत निगरान सेटअप के ऊपर इस हवाले से इल्ज़ाम डाल रही है कि जी निगरान हुकूमत ने ये सारे उसके अंदर मामले में उनका हाथ रहा है। मगर जो तहकीकाती रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है उसमें उसके मुताबिक 24 फरवरी के बाद भी मुल्क में गंदम मंगवाई गई है, और इसका मतलब निगरान हुकूमत ने भी गंदम मंगवाई है और मौजूदा हुकूमत ने भी मंगवाई है। ऐसा क्यों हुआ है और अब इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर कितना बड़ा एक प्रेशर होगा कि इस हवाले से एक्शन लिया जाए और जो तहकीकात हैं उसको जो कह लें फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए? देखिए, वजीर आजम क्या एक्शन लेंगे? वजीर आजम ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जिसकी रिपोर्ट जो है वो अब वजीर आजम को भी मिल चुकी है, कुछ मंदरजात भी उसके सामने आ चुके हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर आजम काकड़ साहब की हुकूमत के खिलाफ एक तहकीकात का हुक्म दिया था। तो आप सोच सकते हैं कि जब खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आजम काकड़ की हुकूमत के खिलाफ तहकीकात का हुक्म देंगे तो उसके नताइज क्या निकल के सामने आएंगे। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा हरमिला कि ये जो फैसला हुआ था ये फैसला
इब्तिदाई तौर पर पीडीएम हुकूमत के दौर में हुआ था। बिल्कुल। उस वक्त इस पर पेशरफ्त ज्यादा नहीं हो सकी थी। पेशरफ्त इस पर हुई निगरान हुकूमत के दौर में, और फिर ये सिलसिला जारी रहा जब शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत आ गई। और इसमें यह बात मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पंजाब ने बाकायदा मरकजी हुकूमत से कहा कि आप मजीद गंदुम ना मंगवाएं, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बावजूद पंजाब की बात नहीं सुनी गई। तो लगता यह है कि ये एक सोचा समझा एक इरादा था कि हमने इंपोर्ट करनी है, और वो इंपोर्ट की गई, और उसके जो भी नताइज निकले वो हमारे सामने हैं। तो नुकसान कौमी खजाने का है। मामले को हैंडल कर लिया जाएगा, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? तो कौमी खजाने को जो पहले नुकसान पहुंचा, जो अब पहुंचेगा, और जो आने वाले वक्तों में पहुंचने का इम्कान है, वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कमेटी बन गई तो इसका मतलब है मामला रफा दफा हो जाएगा, मामले को हैंडल कर लिया जाएगा। और मैंने जैसे कहा कि यह बहरान एक तवातुर के साथ सालों से हमारे सामने आ रहा है। इस दफा भी आया है। आप इस दफा के बहरान के बाद अलमला होगा ये कि किसान जो है वो अगली दफा गंदम की फसल नहीं लगाएंगे, तो फिर गंदम अगली दफा खुद ब खुद इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और फिर एक बहरानी कैफियत हमारे सामने मौजूद होगी। यानी ये साइकिल है जो चलता ही रहेगा। अभी एक बहरान से निकलते हैं, दूसरे बहरान की तरफ हम कदम बढ़ा देते हैं, और ये साइकिल अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं नुकसान पाकिस्तानी अवाम का ही है। हम ब्रेक लेते हैं। थैंक यू वेरी मच मसूद रज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम देख भी रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और उनके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तंदूरों पर जाकर जो वहाँ पर तंदूर वाले हैं उनसे कह रहे थे कि 16 रुपये की रोटी बेचनी है। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब भी खासी कैंपेन कर रही है कि रोटी सस्ती होनी चाहिए जो तंदूरों के ऊपर मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली हर एक सेटअप का एक सिस्टम है, जिसमें हम नान बाई एसोसिएशन के हवाले से बात करें तो उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी मुख्तलिफ हम टीवी चैनल्स पे भी देख रहे थे कि उन्होंने आके कहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आला पंजाब हमारे पास आए और कहे कि रोटी सस्ती बेचनी है तो हम उनको इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 16 रुपये की जो रोटी है वो बेचें, क्योंकि जाहिर है कि एक सिस्टम है, एक सेटअप है जिसमें पीछे से जो वीट आ रही है या एक सिस्टम चल रहा है उसमें एक महंगाई का एलिमेंट मौजूद है। तो आगे में ऐसे में जो आगे जो एक नान बाई है या रोटी बेचने वाला है, तंदूर पर काम करने वाला है, वो कैसे रोटी को 16 रुपये बेचेगा? क्योंकि उसके लिए भी वही चैलेंजेस है, क्योंकि वो भी उसी पाकिस्तान में रहता है जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल हो, या हम गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों की बात करते हैं, उनके लिए एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल है। सो ऐसे में उस नान बाई के लिए कितना मुश्किल है कि वो उस रोटी को बेच कर अपने बच्चों को, जिसको उसने पढ़ाना भी है, उसने अपने घर का किराया भी देना है, अपने जो है बिल भी देने हैं, सारी चीज़ें हैं उसने करनी है। सो हमने सोचा कि आज इस सस्ती रोटी के हवाले से हम बात करें कि हमारे जो मुख्तलिफ नुमाइंदगान हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर मौजूद हैं, वो मुख्तलिफ तंदूरों के ऊपर गए हैं और उन्होंने बात की है कि क्या वज़ीर आला पंजाब और ओवरऑल जो हुकूमत कोशिश कर रही है कि रोटियां सस्ती मिले तंदूर के ऊपर, क्या वो वाकई में मिल रही हैं या नहीं। अपने नुमाइंदगान का मैं तारुफ करवा देती हूँ। हसन खालिद हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, जुनैद खान हमारे साथ कराची से मौजूद होंगे, जबकि पेशावर से हसन अली हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम कराची का रुख करते हैं, जुनैद खान से जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं। और जुनैद, हमें ये भी बताइएगा कि जो सस्ती रोटी के हवाले से बात हो रही है कि क्या वाकई तंदूरों के ऊपर सस्ती रोटी मिल रही है? बिल्कुल, आटे की कीमत में तो खातिर खा कमी देखने में आई है, ताहम अगर रोटी की कीमत के हवाले से बात की जाए तो वो अपनी जगह पर बरकरार है और उसमें कोई कमी देखने में नहीं आई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाका अबिसिनिया लाइंस में और मेरे साथ एक नान भाई मौजूद हैं, उनसे इस सूरत हाल के हवाले से जानते हैं। तो गैस की कीमतें वही है, आज मज़े कारीगरों का खर्च, हर चीज़ मकसद है। इस अगर 1000 रुपये में हमारे को बारे में नहीं आ सकता रोटी कम की कीमत, कम से कम 4000 का कट्टा खरीद करें तो फिर 20 रुपये की जाके बारे में आ सकती है। महंगाई वही है, मतलब अब 1000 रुपये में नहीं काम कर सकते ना। कारीगरों के दिहाड़ियाँ हैं, दुकानों के किराए हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, बाकी और थैली अखबार ये चीज़ें और खर्चे वही है हमारे मसले।
हमारा आ जाता है 4 लाख, 4.5 लाख, 470 का भी आ जाता है। मुश्किलात अब यही है, यही ऐसे चल रहे हैं तो फिर गुजारा हो जाता है। अगर ये काम करेंगे तो फिर गुजारा नहीं हो सकता, हमारा नुकसान है फिर हमारा। भाई ये है कि हमारे लिए आटे का डिस्काउंट दे दे तो हम रोटी का वो कर देंगे मतलब ये। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बिजली से लेकर गैस तक के बिल काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से इनको मसाइल दरपेश हैं। और ख़ास तौर पे इनका कहना था कि कारीगरों की तनख्वाह और दीगर अखराजात के बायस भी रोटी की कीमत कम करना नामुमकिन है। जी ठीक है, रोटी की कीमत जो है कम करना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, हसाम खालिद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। हसाम, आपसे हम जानेंगे आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो तंदूरों पर रोटी है वो किस तरह से मिल रही है? क्या वो सस्ती रोटी के हवाले से जो कैंपेन चल रही है, क्या वाकई सस्ती रोटी मिल रही है? जी हाँ, हुकूमत पंजाब की जानिब से हाल ही में पंजाब भर में रोटी और नान की नई कीमतों का इतलाक़ करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके बाद रोटी की नई कीमत 16 रुपये मुकर्रर की गई, जबकि नान की नई कीमत जो है वो 20 रुपये मुकर्रर की गई। और इस नोटिफिकेशन के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में रोटी और नान की नई कीमतों का इतलाक़ करने के लिए हुकूमत जो है वो इंतहाई मुतहर्रिक भी दिखाई दी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके टाउनशिप के एक तंदूर पर। आइए यहाँ से तंदूर वाले से जानते हैं कि हुकूमत के इस फैसले के बाद आया कि इनको किन मुश्किलात का सामना है, अगर है तो क्या इन कीमतों में ये अपने अखराजात पूरे कर पाते भी हैं या नहीं। मेरे साथ अभी एक तंदूर वाले ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन सवालात का। सामने मुझे बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से नई कीमतों का इतलाक़ किया गया, 16 रुपये की रोटी और 20 रुपये का नान, आया कि अमली तौर पर इतने पैसों में रोटी और नान बेचना मुमकिन है? अस्सलामुअलैकुम जी सर, बिल्कुल नहीं ना मुमकिन नहीं है, क्योंकि लेबर रखी है बंदे किसी कहेंगे अज तुहानू 100 रुपये दिहाड़ी घट देवांगे तो कहना कभी नहीं लेगा। ठीक है, तुसी घट किया, पहले आटा घट करो, जो फैन इस्तेमाल होंदा नान वास्ते वो घट करो, उस तो बाद गैस LPG इस्तेमाल करनी पैंदी है, दूसरी गैस नहीं आती तो वो नहीं बारह नहीं खाती है। हुण एक बंदे की दिहाड़ी पिछे मुंडा लड़का उसकी 1200 रुपया दिहाड़ी, अज मैं उन्होंने कहना मैं तेन 1100 रुपया देवांगा तो कल उन्हें काम तो नहीं आना, फिर किस तरह सानू वारा खाए सर। हर चीज़ थोड़ी घट हो सस्ती हो थोड़ी जी, फिर जाके हुकूमत ने तो फैसले का इतलाक़ कर दिता है। हाँ जी, इस फैसले तो बाद कि मुश्किलात दरपेश आ रही है? फैसला सर ए देखो दे रहे हैं असी गा कस्टमर को, देखो नान रोटी, ये नान है रोटी है ला के दे रहे हैं। पहले असी यो नान रोटी जी 120 ग्राम की दे रहे थे, 110 ग्राम की, हुण रोटी हल्की करनी पई, नान हल्का करना पे 135 ग्राम का दे रहे थे, हुण 120 ग्राम जो गौरमेंट ने दिता है वो दे रहे हैं। हाँ जी, पर वो गाहक हुण देखो क्या नान 120 ग्राम का है, ठीक है, ये 120 ग्राम का नान सानू ये कहना चाह रहे हो कि लेबर के अखराजात, गैस की कीमतों के अखराजात और तमाम तरह अखराजात मिलाकर कोस्ट तुहानू वारे नहीं खाती है। सही किराए रेंट बहुत ने दुकानों के, अज यदा रेंट असीं दे रहे हैं दुकान का, दोनों दुकानों का 50,000 रुपया, 50,000 रुपया किराया दे रहे हैं। वो बंदा उन्होंने कहेंगे 5,000 रुपया घट दे दी एरकी महीने नहीं लेगा। हुकूमत का कहना है कि तमाम तर कैलकुलेशन तो बाद यह रेट जिहड़े मुकर्रर किए हैं, जिहदे तंदूर वाले नुकसान नहीं कोई होएगा। नहीं नुकसान हो रहा सर, क्यों नहीं होएगा नुकसान। तंदूर वाले इन्ने बाहर निकले ने, सब ने वो इंटरव्यू कराया, एहतजाज कराया अपना, क्यों करवाया कि उन्होंने नुकसान है तो कराया ना सर, नुकसान है, एर निवारा नहीं है सानू। यहाँ पर आपने बात सुनी तंदूर वाले की कि इनका ये कहना था कि हुकूमत के फैसले के बाद तंदूर पर नान और रोटी की कीमतों के नए कीमतों का इतलाक़ तो कर दिया गया है। ये वो नान है जिसकी कीमत जो है वो पहले 30 रुपये थी और अब हुकूमती 25 रुपये थी, और अब हुकूमती इतलाक़ के बाद इसकी कीमत 20 रुपये कर दी गई है। और रोटी की कीमत पहले 20 रुपये थी और अब इस रोटी की कीमत जो है वो 16 रुपये मुकर्रर की गई है। इस रेट पर यहाँ पर चीज़ें तो मुयस्सर हैं, मिल रही हैं हुकूमत की नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन नान बेचने वाले और तंदूर मालिकान जो है, इनका ये कहना है कि इनको इंतहाई मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है, क्योंकि गैस के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं और जो मुलाजमीन इन्होंने रखे हुए हैं जिनकी दिहाड़ी देनी होती है, उसके बाद रेंट, बिजली का खर्चा, इन तमाम तरह अखराजात को मिलाकर बमुश्किल ये पहले ही अपना गुजारा कर रहे हैं। और इसके बाद हुकूमत की जानिब से इस फैसले का इतलाक़ तो कर दिया गया, लेकिन इस फैसले से तंदूर मालिकान को किसी किस्म का कोई मुनाफा जो है वो नहीं हो रहा। अलबत्ता अपनी इस कोस्ट को पूरा करने के लिए अब नान और रोटी का जो वेट था उस वेट को थोड़ा कम किया गया है, ताकि
इसकी कोस्ट को कम किया जा सके। लिहाजा हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया था कि तमाम तर कैलकुलेशंस के बाद, चूँकि आटा सस्ता हुआ है और तमाम कैलकुलेशंस की गई हैं, जिसके बाद रोटी और नान की कीमतें जो मुकर्रर की गई हैं वो तंदूर मालकान की कोस्ट के मुताबिक मुकर्रर की गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो तंदूर मालकान हैं उनका ये कहना है कि उनको ये जो है वो नुकसान और घाटे का सौदा हो रहा है, क्योंकि 16 रुपये की रोटी बेचना उनके लिए नामुमकिन सी बात है। यानी 16 रुपए की रोटी बेचना एज आई सेट के बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही बात जो एक तंदूर मालिक कह रहे हैं कि जी हमने बिल भी देना है, हमने अपने बच्चों का ख़र्चा भी पूरा करना है, हमने दीगर मामलात को भी देखना है। ऐसी सूरत हाल के अंदर रोटी बेचना, जो हुकूमत ने कहा है कि जो 25 रुपये का नान है अगर वो 20 रुपये में बेचा जाए या 20 रुपये की रोटी 16 रुपये में बेची जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उसको उसकी वेट कम करना पड़ता है और उसकी वजह से वही जो गरीब इंसान जिसने 2 रोटियाँ खानी है उसने 3 रोटियाँ खानी है। तो बात कहीं ना कहीं घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि एक गरीब इंसान की जो अफोर्डेबिलिटी है वो कितनी मुश्किल हो जाती है ऐसी सूरत हाल के अंदर, जब ऑब्वियसली ये वो तबका है जो कहीं ना कहीं हमारे से इकनॉमिक साइकिल का हिस्सा है, चाहे वो हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम मज़दूरों की बात कर रहे हैं या इस तबके की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी के घर में उस तरह से वो मज़दूर अगर बाहर काम कर रहा है उसने रोटी भी खानी है, लोगों के घरों में भी जानी है। सो ऐसी सूरत हाल में रोटी सस्ती कर देना ना कि उस सिस्टम के अंदर चीज़ों को बेहतर करना, ये और उस पर इम्पोज किया जाना कि रोटी इतने की बेचनी है, ये एक बड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग एक मामला है उस गरीब शख्स के लिए। इस पर हुकूमत वक्त को भी नज़रसानी करनी चाहिए और ज़ाहिर है ये जो एसोसिएशंस हैं या जो एक मिडल मैन वाला मामला है इस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। सो हमने सोचा था जी आपको मुख्तलिफ शहरों से बताएंगे, पेशावर का रुख कर लेते हैं। लाहौर और कराची से तो हमने आपको बताया, पेशावर से हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अली, पेशावर के अंदर क्या सूरत हाल है? लाहौर और कराची के हवाले से तो हमारे नुमाइंदगान ने हमें बताया है। बिल्कुल, देखिए रोटी ऐसी चीज़ है जो दिन में 3 वक्त तो हर एक को चाहिए और इसी की तगदो में हर कोई अपना रोज़गार भी करता है, सुबह से शाम तक मेहनत भी करता है। ये बुनियादी ज़रूरियात में से भी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है इंसान को ज़िंदा रखने के लिए भी। भूख को मिटाने के लिए सबसे अहम चीज़ गंदम है, रोटी है। इसी का मसला बना रहा है गुज़श्ता कई अदवार में भी। हर एक मौके पे अवाम और तंदूर वाले जो हैं वो आमने सामने होते हैं। इंतज़ामिया के हवाले से भी कई शिकायत सामने आती हैं कि वो काम नहीं करते उस तरह जिस तरह उन्हें करना चाहिए। तो ये ही शिकायत कुछ अर्सा पहले तक खैबर पख्तूनख्वा में भी रहीं कि यहाँ पे अवाम और तंदूर वाले जो हैं वो आपस में उलझते रहे, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ नज़रें रहीं, कोई फ़ैसला नहीं किया जा सका। फिर सूबाई हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि चूँकि आटा सस्ता हो रहा है तो रोटी की कीमत भी कम की जाए, वज़न में कमी बेशी करने के बाद रोटी की कीमत भी कम की जाए। उस पर भी इशू चलता रहा। जो तंदूर वाले हैं, इनकी जो एसोसिएशन है, उन्होंने काफ़ी एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात भी हुकूमत के सामने रखे। फिर फ़ैसला ये हुआ हुकूमत की तरफ से कि रोटी का कुछ वज़न कम करके इसके 5 से 10 रुपए इसमें कमी की जाए। जो पहले डबल रोटी 40 रुपए में फ़रोख्त की जाती थी, अब वही 30 रुपए में आवाम को फ़राहम की जा रही है। और जो सिंगल रोटी 20 रुपए में फ़राहम की जाती थी, अब वो 15 रुपए में फ़राहम की जाती है। वज़न में रद्द-बदल हुआ है। मेरे साथ इस वक्त एक तंदूर वाले यहाँ पर मौजूद भी हैं, खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो किन हालात से गुजरे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना है। मेरे भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दवाई खान है। मेरे भाई, ये बताओ कि आप लोगों को यानी तंदूर वालों को किन मुश्किलात का सामना है, ख़ास तौर पे अवाम के साथ जिस वक्त आपका रब्ता होता है, जब आप रोटी फ़रोख्त करते हो, तो क्या कुछ बातें सुनने को मिलती हैं और आपकी अपनी मुश्किलात क्या हैं? बिल्कुल, बातें गा की वजह से हम सुनते हैं। जो हुकूमत ने ये रेट दिया है 30 रुपये और 15 रुपये, हम इस पे खुश नहीं है। और उसकी वजह क्या है, क्यों खुश नहीं है? इसकी वजह ये, पहले 20 रुपये की रोटी थी 120 ग्राम। अगर ये हुकूमत वज़न थोड़ा बढ़ा लेते तो 140 वज़न होता तो फिर 20 रुपये थी। अभी हुकूमत ने वज़न भी कम किए और 5 रुपये भी कम किए। तंदूर वाले आवाम के लिए दोनों मुश्किल हुआ है। इसलिए हुकूमत से हम ये मुतालबा करते 20 रुपये रेट पर डाले और रोटी का वज़न बढ़ाए, 140 ग्राम करे। तो अब तो देखने में ये भी आ रहा है कि देखें 20 किलो का जो थैला है आटे का, उसमें भी काफ़ी कमी आई है, उसकी कीमत में भी। फिर इसी तरह वज़न जितना बढ़ता है थैले का, उसमें भी कमी आई है। और वहाँ से पंजाब से भी आटा आ रहा है। आप लोगों को आटे का तो कोई मसला नहीं, आटा तो मिल रहा है ना आपको? आटा तो हमको मिल रहा है, लेकिन इस आटे का उन आटे का दरमियान इतना प्राइस का कराई बहुत ज़्यादा आता है।
जब हम काम शुरू करते तो उस वक्त गैस चली जाती है। हमारे किराया भी बहुत बड़े हैं, गैस के बिल भी बहुत आते हैं, लेकिन गैस टाइम में नहीं आता। 3 दफ़ा गैस की लोड शेडिंग होती है, इसलिए हमारी ये 15 रुपये ये रेट सोने से बाहर है। सही। ये जो ये तंदूर वाले हैं, ज़्यादातर इनकी यही शिकायत है, ये गिला करते हैं कि जहां एक तरफ वज़न में कमी करके और कीमत में कमी करके इनके साथ भी ज़्यादती की गई, और फिर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ तंदूर वालों के साथ ये ज़्यादती है, बल्कि ये टेक्निकली इशू आ रहा है आवाम के साथ भी। आवाम को भी कम वज़न में अगर 5 रुपये कम किए गए हैं तो वज़न भी कम किया गया है। इसी तरह अगर 30 रुपये वाली रोटी है तो उसका वज़न उस डबल रोटी से कम है जो पहले मैसर हुआ करती थी। जहाँ एक तरफ आटा सस्ता हुआ है, वहाँ पे ये टेक्निकल इशू भी आ रहा है। आवाम भी नाखुश इसलिए है कि जो 15 रुपये की रोटी है वो भी 3 से 4 नवाले ही बमुश्किल बनते हैं, और फिर अगर उसको 30 रुपये वाली रोटी भी मिल रही है आवाम को, तो आपने देखा होगा अभी गुज़श्ता दिनों से जो महकमा फ़ूड वाले हैं वो मुताद्दिद कार्रवाइयाँ कर चुके हैं, अभी भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कई जगहों पे तंदूर वालों को गिरफ़्तार किया जाता है कम वज़न की वजह से। वो ये वजह पेश करते हैं कि अगर वज़न कम रखते हैं तो उनकी मजबूरियाँ ये हैं कि दुकान के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, फिर गैस की लोड शेडिंग भी होती है, लेकिन आवाम को वक्त पे रोटी भी चाहिए। वो रोटी वक्त पे मुहैया करने के लिए ये फिर लकड़ियों का भी इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि फ़िल करने के लिए, उसे भरने के लिए उसमें भी पैसे दिए जाते हैं, वो भी महंगा होता है। तो इनकी भी मुश्किलात हैं, चूँकि ये भी आवाम में ही आते हैं। ठीक है कि ये तंदूर के मालिक हैं, तंदूर चलाते हैं, रोटियां बेचते हैं, लेकिन हैं तो ये भी आवाम ही। इनकी भी मुश्किलात हैं, इनके ख़र्चे ज़्यादा हैं। इस वक्त भी ये यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनके पास मज़दूर भी होते हैं, ये लोगों को रोज़गार भी जहाँ देते हैं, लोगों को रोटियां फराहम करते हैं, तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी होते हैं जिनका घर इन्हीं चीज़ों पे चलता है। तो इनको भी मुश्किलात हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात हों और इसका जो टेक्निकल हल है वो निकाला जाए, जिसमें अगर तंदूर वाले हैं उनको भी नुकसान ना हो माली तौर पे, और आवाम को भी रोटी जो है मैसर हो सके अच्छे रेट पे। इनका ये कहना है कि वज़न बढ़ाया जाए और 15 वाली रोटी जो है वो 20 रुपये पे की जाए। अब इनका फ़ैसला हतमी क्या होता है हुकूमत के साथ वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िल वक्त हुकूमत की तरफ से ये जो हुक्मनामा जारी किया गया है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जो मुताल्लिका महकमे हैं वो कार्रवाइयाँ किए जा रहे हैं, छापे मारते हैं, गिरफ्तारियाँ करते हैं। लेकिन बात वही आती है कि ये लोग भी इंसान हैं, इनके अपनी मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात को सुनना चाहिए और उसका हल निकालना चाहिए। जी, हुक्मनामा तो जारी कर दिया गया है, लेकिन उस हुक्मनामे पे अमल दरामद करने के लिए जो टेक्निकल मसाइल हैं उनका हल भी बहुत ज़रूरी है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। वैसे तो कराची के हवाले से जब भी हम बात करते हैं मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, और अच्छी खबर आए तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबरें हमें कम कम आती हैं। दो क्या ओवरऑल ही वैसे अच्छी खबरों का जो फ्लो है वो कम है, लेकिन स्टिल जी कराची में ट्रांसपोर्टेशन को लेके या ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज हैं उसको लेके हमेशा से हम बड़े कंसर्न रहते हैं कि ट्रांसपोर्ट के बड़े मसाइल रहते हैं, लोगों को कम्यूट करने में बड़ी मुश्किलात रहती हैं। ऐसे में कराची में अब बेहतरी आ रही है, और पीपल्स बस सर्विस के हवाले से आपको पता है कुछ दिन पहले ये लॉन्च की गई थी, और इसमें क्या ख़वातीन के लिए या ओवरऑल लोगों के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं उनकी कन्वीनियंस को देखते हुए। और इसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी इसकी जो किराए की अदायगी है उसके लिए स्मार्ट कार्ड जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया, और स्मार्ट कार्ड कितना हेल्पफुल होगा और लोगों का इंटरेस्ट कितना है, इसी हवाले से हमने सोचा कि आपको बताया जाए। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा इकरा अवान मौजूद हैं, इकरा से जान लेते हैं। जी इकरा, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, ये जो स्मार्ट कार्ड मुतारिफ़ करवाया गया लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? कि शहरियों के लिए सफरी सहूलियात में आसानी के लिए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पीपल्स बस सर्विस मुतारिफ करवाई गई, जिनमें पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और दीगर पीपल्स बस सर्विस शामिल हैं। अब इन्हीं रूट्स में मज़ीद इजाफा भी कर दिया गया है, और अब सफरी सहूलियात में मज़ीद आसानी के लिए ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए डिजिटल किराए का सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। किस तरीके से इस डिजिटल किराए के थ्रू ख़वातीन और मर्द हजरात सफ़र कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। इस वक्त
रेड लाइन के R9 और R1 रूट के ऊपर ये 2 डिजिटल फैचिंग मशीनें नस्ब की गई हैं। अगर हम डिजिटल कार्ड की बात करते हैं तो 3 साल की इसकी एक्सपायरी डेट होगी, 3 साल तक हम इस डिजिटल कार्ड को यूज़ कर सकते हैं और मिनिमम जो चार्जेस है रिचार्जिंग के वो 100 हैं और मैक्सिमम जो है वो 10,000 तक हम अपने कार्ड में रिचार्ज करके इस डिजिटल दौर में डिजिटल तरीके से अपने सफ़र को इंजॉय कर सकते हैं। तो हमें और भी बेनिफिट हो जाएगा और अच्छा सफ़र हो जाएगा हमारे लिए, हमारे पैसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कार्ड के ज़रिए पुरसुकून रहेंगे सफ़र करके, जाहिर सी बात है, पैसे हों या ना हो फिर मसला ही नहीं होगा ना, कार्ड होगा ना। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और रिन्यू का भी अभी कोई हमें शेड्यूल दिया नहीं गया, अभी तक तो हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अकाउंट के भी कोई चार्जेस नहीं है, कार्ड के भी कोई चार्जेस नहीं है। एक्सपायर हो जाएगा तो इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, जो कि आप अपनी ऐप के थ्रू भी करवा सकते हैं। आपके होम एड्रेस पे आपका कार्ड जो है वो डिलीवर हो। अब जेब में पैसे हो या ना हो, इस टेंशन से आवाम को छुटकारा मिल गया है, क्योंकि अब डिजिटल कार्ड के जरिए किराया पे कर सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद कैसर के साथ इकरा अवान, पब्लिक न्यूज़ कराची। ज़बरदस्त, हमें वैसे अच्छा लगता है जब ऐसी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। दूसरे सूबे सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से जलते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बात को जानने के लिए और बहुत क्यूरियस भी हूँ कि ऐसी क्या कारकर्दगी है सिंध के अंदर जो बाकी सूबों को उससे जेलस होने की ज़रूरत पेश आई है। और चूँकि हम बार बार सिंध के हवाले से बात करते हैं, अपने पंजाब के हवाले से बात करते हैं, हर सूबे को हम डिस्कस करते हैं, दो के अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी हैं, लेकिन एक दूसरे से जलन का फैक्टर एक ही मुल्क के अंदर रहकर एक सूबे का दूसरे से होना, ये एक बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है। और पाकिस्तान में सियासत कब क्या रुख इख्तियार करती है हम नहीं जानते हैं। कभी एक जो हरीफ है वो हरीफ बन जाता है, फिर उसके बाद हम उसी हुकूमत के अंदर देखते हैं कि मुख्तलिफ दीगर सियासी जमातों को जिनको वो पूरा साल तनकीद का निशाना बनाते आते हैं, इनफैक्ट अपने पूरे टेन्योर में तनकीद का निशाना बनाते हैं और उसके बाद फिर वही आपस में साथी भी बन जाते हैं। और यही हमने पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान भी देखा है कि जितनी दूरियाँ और जिस तरह से इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर वही अब हुकूमतें आपस में मिलती हुई शराकतदारियाँ करती हुई नज़र आती हैं। लेकिन वज़ीर आला सिंध ने दबे अल्फाज में कहा है कि जी पंजाब पर उन्होंने इनफैक्ट तनकीद की है कि जो दूसरे सूबे हैं या पंजाब है वो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से जलते हैं। इसकी क्या जो मुहर्रिकात हैं, किन बिना के ऊपर ये कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध, इस पे भी बात करेंगे और जो सियासत है सिंध की वो क्या रुख इख्तियार करी है इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ सबीन गौरी साहिबा मौजूद हैं, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। थैंक यू वेरी मच सबीन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो अभी हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की स्टेटमेंट के हवाले से मैं पहले आपका कॉमेंट चाहूँगी। दूसरे सूबे जलते हैं सिंध की कारकर्दगी से, आप तो चूँकि सिंध में एक बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं आपकी जमात, क्या ऐसी कारकर्दगी है जो सिंध कर दिखाया और सिंध ने कर दिखाया और दीगर जो सूबे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि बिल्कुल दूसरे सूबों को जो है वो जलना ही चाहिए सिंध से, क्योंकि सिंध में जो लिटरेसी रेट है वो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उस लिहाज से बहुत कम है। स्कूल्स बिल्कुल नहीं हैं, तकरीबन जो है वो 44% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ का फुकदान है, रोज़ाना लोग जो है वो रोडों पे मोबाइल छीनने से, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनने से जो है वो लक़मा अजल बन रहे हैं। लोग आते हैं और एक छोटे से मोबाइल के लिए इंसानी ज़िंदगी लेके चले जाते हैं। कच्चे में डाकुओं का राज है, पुलिस वालों को उठा के कच्चे के लोग ले जाते हैं। आपको मोटरवेज़ जो बनानी है वो बंद करनी पड़ जाती हैं। मेरे ख़्याल में बिल्कुल दूसरे सूबों को हमसे जलना ही चाहिए, क्योंकि इतना हाई रेट इन क्राइम, इतना हाई जो है वो अनलिटरेसी रेट और दूसरी चीज़ें जितनी ज़्यादा सिंध में हैं, 2200 अरब रुपए जो है वो पिछले 15 साल में कहाँ गए हैं, किसकी जेब में गए हैं, ये सब चीज़ें सिंध हुकूमत को जो है वो सोचनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में दूसरे सूबे जो हैं वो ठीक है कि कम से कम वहाँ भी बहुत तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है, मगर शायद सिंध से बेहतर है। सिंध का शहर कराची जो 70% रेवेन्यू देता है और पूरे मुल्क को चलाता है, उसके बावजूद अगर सिंध का ये हाल है, कराची का ये हाल है, तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा लम्हे फ़िक्रिया है।
सबीन साहिबा, आप चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत अहम स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के अंदर, कराची के अंदर, और आप लोगों की जमात ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करती है, एक आपके फॉलोइंग है। आप भी जब बाहर निकलते हैं सिंध के अंदर तो जब आप कारकर्दगी देखते हैं, क्योंकि जैसे आपने ख़ुद कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाला एक शहर है या सिंध सूबा भी है, और उसके बाद फिर हम वहाँ पर जो मसाइल देखते हैं वो भी उस सूबे या उसकी आबादी की तरह बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, और ये वो मसाइल हैं जो कि बेसिक मसाइल हैं और जिनको एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी है। सो क्या ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ऐसे इक़दाम किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आला की जानिब से कि ऐसे लगे जी कि आइंदा आने वाले चंद सालों में कराची के मसाइल हल नहीं चले, बेहतर ही हो पाए? देखिए, अभी तक तो सिंध हुकूमत की वो विल नज़र नहीं आती, क्योंकि पिछले 15 सालों में भी जो है वो सिवाय लोगों को आपने जो है वो मोहताज बनाने के कि उनको जो है वो एक अमाउंट सर्टन दे दिया जाए, जो कि अच्छी बात है, ख़ास तौर पे अंदरूनी सिंध में जहाँ लोग बहुत परेशान हैं। मगर फिर भी बेहतर है कि लोगों को जो है वो मछली देने के बजाय मछली पकड़ने का जो है वो तरीका सिखाया जाए, और इस तरीके के अवामिल जो है वो पैदा किए जाएँ, रोज़गार पैदा किए जाएँ कि लोग अपनी रोज़ी रोटी हलाल तरीके से ख़ुद कमा सकें। किसी को मोहताज बनाना कोई बहुत ही जो है वो काबिल तहसीन बात नहीं है। उसके बावजूद भी मुराद अली शाह साहब जो है वो अगर ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको और उनके साथ जो दूसरे उनकी जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आया इतने 15-20 साल भी रहने के बावजूद गवर्नमेंट में क्या सिंध इस काबिल हो सका है? इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे आप शहरों की हालत देख लें, चाहे गांव देहात कस्बों की हालत देख लें, वहाँ के स्कूल्स देख लें, मेरे ख़्याल में मोर देन जो है वो 24-25% तो स्कूल जो वो हैं जहाँ पे कभी टीवी पे आता है कि तबेले बने हुए हैं। एक नई इस्लाह है कि घोस्ट जो है वो टीचर्स वो भी सिंध ने ही मुतारफ़ कराई है, और इसी तरह के बहुत से ऐसे मसले हैं जिनका सिंध शिकार है। मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, दुनिया भर से पूरे शहरों से, पाकिस्तान के तमाम शहरों से लोग आके यहाँ पे रोटी रोज़गार के लिए जमा होते हैं, ख़ास तौर पे कराची, हैदराबाद, सक्खर। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे हर तरीके की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसका फुकदान है। वसाइल का जो है वो बेदरीक इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर सही डायरेक्शन में नहीं किया जा रहा। इतना पैसा खर्च किया जा रहा है वो कहाँ लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा है। जी अच्छा, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है जब आप एक जमात हुकूमत के अंदर होती है तो उसकी कारकर्दगी को मॉनिटर करने के लिए, चले अवाम मॉनिटर तो क्या करेगी, अवाम तो मसाइल ही बता सकती है, लेकिन जो अपोजिशन जमातें होती हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि जाहिर है कि अपोजिशन जमातों का जो प्रेशर होता है या जो हुकूमत उस वक्त कारकर्दगी कर रही होती है उसको अच्छा या बुरा या उस पर तनकीद करना या उसको प्रोडक्टिव तनकीद करना, दो कि हमारे पाकिस्तान या हमारी पाकिस्तानी सियासत के अंदर तो ये चीज़ नहीं है, बट स्टिल आप लोग चूँकि अपोजिशन के अंदर मौजूद हैं और आप एक बहुत बेहतर रोल भी प्ले कर सकते हैं, चूँकि तहरीक इंसाफ भी आप लोगों के साथ ही उसी स्टेट के अंदर है या उसी सिचुएशन के अंदर है। सो एज अ अपोजिशन व्हाट डू यू थिंक कि आप लोग सिंध के अंदर स्पेसिफिकली, चूँकि फेडरल में तो आप लोग उनके साथ शराकतदारी है, लेकिन एज अ अपोजिशन क्या ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं और उसको मज़ीद कैसे बेहतर कर सकते हैं कि जो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसको आप खुद कह रही है कि कई सालों से वो इस जो कह लें ना उसकी प्रायोरिटी का हिस्सा नहीं है मसाइल, तो कैसे बेहतर हो सकता है ये? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंध में गो के पीपल्स पार्टी जो है वो उसकी गवर्नमेंट है, मगर उसके बावजूद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पिछले जो है वो काफ़ी सालों से सिंध की और ख़ास तौर पे जो हमारे शहरी सिंध है, अर्बन सिंध है, उसकी जो है वो नुमाइंदा जमात रही है, और इस दफ़ा भी आवाम ने उसको वोट दिया है। गो के हम जो है क्योंकि तमाम रूरल और अर्बन के वोट काउंट होते हैं और हमारा जो है वो हम ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं हैं, फिर भी हम बहुत जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ सिंध की बेहतरी के लिए हम कर सकें। उसके लिए जो है वो हम जहाँ कोई मसले होते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर्स का मसला हो, चाहे वो तालीम पे एमरजेंसी लगानी हो जो कि हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा है, चाहे वो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल एमरजेंसी लगानी हो, उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, सीएम से मुसलसल मुलाकात भी कर रहे हैं। अभी जो ज़िया लंजार साहब हैं उनसे भी हमने जो है वो हमारे एक वफ़द ने, हमारे अपोजिशन लीडर और हमारे जितने भी सूबे सिंध के नुमाइंदे हैं उन्होंने जाके मुलाकात की है। साथ ही साथ जो हमारी लीडरशिप है उसने और हमारे जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने जाके हमने इसके ऊपर सिंध असेंबली के साथ साथ कौमी असेंबली में भी जो है वो आवाज़ उठाई है। ख़ुद मेरी एक जो है वो
कॉलिंग अटेंशन पे आपने देखा होगा कि हमने बात भी की थी और फिर मोहसिन नकवी साहब से हमने सवाल भी किया था, जिसके बाद वो पिछले हफ्ते ही जो है वो सिंध तशरीफ़ लाए और उन्होंने सीएम से और हमारी आला क़यादत से मुलाकात की और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो इस वक्त जो है उसका जिन बिल्कुल बेकाबू हुआ है, ख़ास तौर पे कराची हैदराबाद में, उसको एड्रेस किया जाएगा और जहाँ जहाँ सिंध हुकूमत जो है वो इसमें नाकाम रही है वहाँ वहाँ वफाक जो है वो अपना किरदार अदा करेगा। तो देखें, हम तो मुसलसल जो कर सकते हैं अपोजिशन में रहते हुए वो कर रहे हैं, मुज़ाकरात से भी कर रहे हैं, आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। हत्ता कि हमने यहाँ तक कहा है कि अगर अब भी ये मसला हल नहीं हुआ तो हमें रोडों पे निकलना पड़ा तो हम रोडों पे भी निकलेंगे, क्योंकि आवाम से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा सबीन साहिबा, अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मेरा 2 साल पहले शायद कराची जाने का इत्तेफाक हुआ और उसके बाद भी ज़ाहिर रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं तो ऑन एंड ऑफ पता लगता रहता है। कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सुभान अल्लाह है, मतलब ऐसे पॉश इलाकों का जो हम हाल देखते हैं और उसके बाद फिर जो अंदरून सिंध है या दीगर जगह हैं वो तो बहुत ही जो कह लें बुरा हाल है वहाँ पर। लेकिन जब हम जो ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें हम मुख्तलिफ जो मंसूबों की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, वो भी बहुत ताख़ीर का शिकार है। उसको कंप्लीट करने के लिए भी ऑब्वियसली एज अ ऑपोजिशन आपका रोल बनता है और सिंध हुकूमत की भी ज़ाहिर जिम्मेदारी है। डेट्स को आगे कर देना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन ना होना, ये कराची वालों के या वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है कि उनको कम्यूट करने में कितनी मुश्किल है, या वैसे ही रोड्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल इतने मेजर हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। मेरे ख़्याल में ये आखिरी दफ़ा कोई 2000 की दहाई में 2004 से लेके 8 तक का जो एक टाइम पीरियड था, जो मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल ने और उस वक्त की जो हमारी क़यादत थी उसने मिलके जो और जो नुमाइंदे थे उन्होंने जो किरदार अदा किया और जिस तेज़ी से कराची को डेवलप किया, उसके बाद से कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और उसके बाद सिंध हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ बजट्स में जो है वो स्कीमें लाती रही है। K4 का मंसूबा उस वक्त से K3 था, फिर उसके बाद K4 जो है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में, मगर आप ये देखें मेरे ख्याल में 4 से 5 दफ़ा तो उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग और जो है वो ओपनिंग सेरेमनी हो चुकी है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। उसके बावजूद किसी भी तरीके से उसको ये सिंध गवर्नमेंट ने अभी भी, मेरे ख्याल में पिछले साल की बात है, CM हाउस में जो है इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तीसरी या चौथी बार रखी गई थी। अब हमें उम्मीद है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमारी आला क़यादत, हमारे नुमाइंदे, ख़ुद मेरा भी क्योंकि कौमी असम्बली से ही ताल्लुक़ है, तो हम लोग सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि कम अज़ कम इस 5 साल में किसी तरीके से ये जो पानी का बहुत बड़ा, इतने बड़े शहर में पानी का मसला होना जो है ना वो किसी सूरत जो है वो मुनासिब ही नहीं लगता। और जबकि पिछले 15, 17, 18 साल से, जी बिल्कुल, तो हम बिल्कुल पूरी कोशिश करें कि K4 का वो मंसूबा जो है वो अपने पाए तकमील पे पहुँचे। साथ ही साथ जो रोडों का सिस्टम है, जो है सफाई का निज़ाम है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके लिए भी काम जारी है और रोडों को बहुत बड़े पैमाने पे कराची को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, पुलों की ज़रूरत है, राब्ता सड़कों की ज़रूरत है। टूट फूट का शिकार है ना सिर्फ आपकी मेन रोड्स बल्कि गलियाँ तक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बूहाली का शिकार है। सबीन साहिबा, हम पॉश इलाकों की बात करें जो अंदरून है या दीगर ऐसे इलाके हैं जो शायद उस तरह से नज़रों में भी नहीं आते और लोग उस तरह से आबादियों में जहाँ रहते हैं वहाँ तो इससे भी बुरा हाल है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने में ज्वाइन किया। इस उम्मीद के साथ जी कि कराची के हालात व वाक़यात बदलेंगे, वहाँ के आवाम की किस्मत बदलेगी। जिस पार्टी को या जिस नुमाइंदे को वो मैंडेट देते हैं वो उनके मसाइल के हल के लिए आएगा, ना कि ये इस कंपटीशन के लिए कि फ़लाना सूबा हमसे जलता है या फ़लाना हमसे वो काम करता है। सो ये बेहतर है कि कराची के ऊपर फोकस किया जाए कि जिसकी आवाम ने आपको हुकूमत में या इक़्तिदार में ला के बिठाया, आप उस आवाम के मसाइल को हल करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। अब जिस टॉपिक के हवाले से, जिस एक सोशल इशू के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा इशू है जिस पे मनासुल कौम हमें बड़ा सोचने की ज़रूरत है और ये एक अलमी की बात है कि आज भी हम इन चीज़ों के ऊपर इक़दामात कर रहे हैं, इसके हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि
जब आप एक ज़मीर की बात करते हैं, वह तो अनफॉर्चुनेटली इस मामले में जो शख्स मिलावट करता है उसके अंदर ज़मीर नाम की तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं एज ए नेशन, एज ए चीज़ें कि ये बेहतरी की जानिब जाएंगे। मिलावट एक वो वाला मसला है जो आज तक हम इसको कहते हैं कि वो ट्रिगर है हमारी सोसाइटी के अंदर, और आज तक हम इस मसले पे बात करें, एक चैलेंज है कि इसको कैसे रोका जाए। पहले हम बात करते थे जी कि फ़लाना बंदा मिलावट करता है, लेकिन अब हम इसको सनती सतह पर परवान चढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये इंडिविजुअल लेवल से निकलकर बात अब एक जो कह रहे हैं मासेस के अंदर आ गई है, और इस पर कंट्रोल करने के लिए फूड अथॉरिटी अपना काम कर रही है, इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल इस पे काबू पाना बज़ाहिर अब तक मुश्किल हो रहा है। मार्केट्स हों या दीगर चीज़ें हों, हर जगह हमें मिलावटशुदा चीज़ों की भरमार नज़र आती है, चाहे वो दूध है, दही है, घी है, खालिस चीज़ें जिनको हम जिन ब्रांड्स के ऊपर या जिन चीज़ों के ऊपर हम बात करते थे कि इसमें खालिस चीज़ें हैं, उसमें भी मिलावट का एलिमेंट मौजूद है। पंजाब फूड अथॉरिटी इस हवाले से काम कर रही है, लेकिन इस काम को मज़ीद कितना करना पड़ेगा, अवेयरनेस कितनी करनी पड़ेगी, और एज ए नेशन हमें क्या ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। इसके साथ साथ जी हम TV स्क्रीन्स के ऊपर अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ शोज़ को कि फ़लानी चीज़ में मिलावट है। ट्रस्ट मी, जब भी इनका कोई शो या क्लिप सोशल मीडिया पर आता है, मेरे अब्बू सबसे पहले मुझे भेजते हैं कि बाहर से खाना खाना बंद कर दो। सो ये वो खाने के जो डरा के रखते हैं आवाम को कि जो आप खाना खा रहे हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स है, चाहे मुख्तलिफ जगहों से आपकी जो भी चीज़ आपके खाने में शामिल हो रही है, ये एक इतनी ख़तरनाक चीज़ें हैं, इतने ख़तरनाक केमिकल्स हैं जो हमारे अंदर जाते हैं, और वो डराने के लिए मोहसिन भट्टी साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत शुक्रिया में ज्वाइन किया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्रिया। आपको पता है कि आपकी क्लिप सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू देखते हैं, और वो हम सबको भेजते हैं फैमिली ग्रुप्स के अंदर कि ये खाना बंद करो जो बाहर से आप लोग शवारमे और ये चीज़ें खाते हो। और मैं सलूट पेश करता हूँ आपके वालिद साहब को। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो डी साहब आपकी जानिब आते हैं। ये मिलावट का एलिमेंट, हमें जैसे बात करी थी कि पहले हम सोचते थे कि एक बंदा एक फ़र्द करता है ये काम, लेकिन अब सनती सतह पे एक मासेस के लेवल के ऊपर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रिवेल हो रही हैं जिसको हम रोकथाम करने की जितनी भी कोशिश करें, हमें लगता है कि शायद हमारे इक़दाम कम पड़ रहे हैं। ये जो एक फैक्टर अब हम सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं, इस पे क्या काम कर रही है फूड अथॉरिटी, और इस पे किस तरह से मज़ीद आप लोगों ने प्लान किया है कि इसको कंट्रोल किया जाए? जी मैम, पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, उसमें एक अवेयरनेस है। अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है कि जो सोसाइटी को इस लेवल पे ले जाती है कि वो इतना एजुकेट और ग्रूम हो जाती है कि वो अपने मसाइल को खुद हल करना शुरू कर देती है। इसको हम सोशल कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है। मिलावट नो डाउट के एक ऐसा समझ ले कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से सराहियत कर चुकी है कि वही बात कि शायद ज़मीर उस तरह से जाग नहीं रहे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो और उसको ये पता हो कि मैं जो मिलावट वाली अशिया लोगों को खिला रहा हूँ उससे किसी की जान जा सकती है, किसी की सेहत मुतासर हो सकती है, किसी को कैंसर हो सकता है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, तो वो ऐसा नहीं करेगा। तो अवेयरनेस जो है वो हर लेवल पे ज़रूरी है, लोगों की अवेयरनेस और उन लोगों की भी अवेयरनेस कि जो कि मिलावट का कारोबार कर रहे हैं। और फॉर दैट मैटर तमाम जो है मीडिया के, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, इसी तरह से हमारे ओपिनियन मेकर्स, जिनमें भट्टी साहब की तरह के लोग शामिल हैं, जिनमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं कि जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। इसमें मैं कहूँगा कि उलमा इकराम का भी बड़ा कलीदी किरदार हो सकता है। तो ये अवेयरनेस जो है वो जितने भी अवेयर्ड सेक्शन हैं उनको अनअवेयर्ड सेक्शन को एजुकेट करना है, अवेयरनेस देना है। दूसरी तरफ है कि इंस्पेक्शंस या एनफोर्समेंट, वो भी उतनी ही अहम है क्योंकि हमारी सोसाइटी शायद इस लेवल पर नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं कि वो खुद से ही जो है वो चीज़ों को ठीक करना शुरू कर हम तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर फिर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है उसकी फूड सेफ्टी टीम्स तकरीबन 148 फूड सेफ्टी टीम्स हैं जो ऑल ओवर पंजाब काम कर रही हैं और वो 7 डेज़ अ वीक काम करते हैं। ईद के ऊपर भी छुट्टी नहीं करते, कोई शब बारात के ऊपर भी छुट्टी नहीं करते। और उसी वजह से अगर हम बहुत सी चीज़ें जो खालिस हमें मिल रही हैं तो उसके पीछे उन टीमों की मेहनत है। उनके पीछे जो है वो एक ये जज्बा है कि हमने किसी भी शख्स को
मुज़र सेहत चीज़ कंज्यूम करने से बचाना है। यही हमारा मिशन है, यही हमारा एक नस्बुल ऐन है और इसी के ऊपर हम जो है वो हम वक्त कोशां हैं। अच्छा बड़ी साहब, जिस तरह से डी साहब अभी कह रहे हैं, अब हम मार्केट में, रेस्टोरेंट्स में, जगहों पे जाते हैं, हम उसको उस वक्त आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते कि कौन सी चीज़ मिलावट वाली है, कौन सी नहीं है। अब तो मार्केट के अंदर भरमार है। आप जिस रेस्टोरेंट में चले जाएं, अब जाहिर है कुछ जहाँ पे टीम्स चली जाती हैं, छापे पड़ जाते हैं, बेहतरीन। आप फील्ड में रहते हैं, ग्राउंड में रहते हैं, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है? ये एक इंसान की फितरत का मसला है, हमारा कौमी मसला है, क्या ऐसा इशू है जो अभी तक हम इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये लालच है और इंसान शायद मरना भूल गया। उसे ये है ही नहीं कि जी पता नहीं मैंने कल कोई हिसाब भी देना है, वो शायद भूल चुका है। अदरवाइज जिस हद तक ये लोग जुल्म कर रहे हैं और ये इस बात से बेखबर है कि वो एक चीज़ की तिजारत कर रहे हैं और 100 चीज़ें उनके अपने घर में भी आनी है। ये अगर आप मिलावट कर रहे हैं तो कैसे तवक्को करते हैं कि आपके घर में जो चीज़ आएगी वो ठीक होगी? ठीक, तो ये मिन हैसुल कौम पूरी हम सारी कौम की जिम्मेदारी है ये कि हम इसके खिलाफ उठ खड़े हों। आज आप एक नेशनल टीवी पे बैठ के जो प्रोग्राम कर रही हैं, ये भी इसी कॉज को आगे बढ़ा रही हैं। अदरवाइज ये फूड अथॉरिटी है, इस बात के तनख्वाह लेते हैं, ये छापे मारते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये इनका तो चले समझ आती है, लेकिन आप और मैं क्यों करते हैं? हम एक जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं और ये जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों को नहीं निभानी है, ये सारे मीडिया को निभानी है, आम लोगों को भी निभानी है। जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया कि आपके वालिद साहब जो हैं वो वीडियोस देख के वो आगे बताते हैं लोगों को, आपको बताते हैं, जहां जहां पे उनका हल्का या बाब है वो उसे शेयर करते हैं। तो ये चीज हमने इसको परवान चढ़ाना है, इसको फरोग देना है कि ये मिल के एक नेशनल कॉज की तरह हम इस पे लग पड़े। और जिस दिन हम सब उठ खड़े हुए, आप यकीन करेंगे कि हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। ये जो डीजी साहब काम कर रहे हैं, ये जो पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही है, ये हॉस्पिटल को वीरान करने के मिशन पे लगी हुई है। हमें इनके हाथ मजबूत करने हैं। हमें आप देखें कि इस वक्त ईद गुजरी है, इनकी टीमों ने ईद पे छुट्टी नहीं की, सख्त सर्दियां थी, लाहौर की बकर मंडी थी, वहां पे धुंध में चंद फुट से आगे कोई बंदा नजर नहीं आता था और ये उस वक्त भी वहां जाके छापे मार के पकड़ रहे थे और पीछे कसाब जो है वो छुरे लेके उनके पीछे भाग रहे थे और वो पूरे का पूरा इलाका जो है वो सारा उन्हीं के कमीन गाए हैं। तो उसमें ये लोग जाके अगर कोई काम करते हैं तो ये भी एक कह लें जहाद है एक तरह की। अच्छा भट्टी साहब, आजकल आप चूंकि ऑब्जर्व भी करते हैं, आपका शो का जॉनरा भी ऐसा ही है, क्या है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग अभी तक उसमें उन लोगों को अवेयरनेस नहीं आई या अवॉइड कर रहे हैं, आपकी मिलावट हो रही है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इस तरह का फैक्टर मौजूद है? नहीं, लोगों का भी इस बात का तो पता है कि बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है, ठीक है, और वो डर भी रहे हैं, लेकिन होता ये है कि जैसे अब दूध है, ठीक है, दूध में बहुत ज्यादा मिलावट, बेशक, कोल्ड ड्रिंक्स हैं बहुत ज्यादा मिलावट वाले मिल रहे, शहद आपको ज्यादातर जो है ना आपको ऐसा मिलेगा कि जो शहद नहीं है, ये जो हमें मार्केट स्टोर्स में अवेलेबल है मिलावट वाला वो हाँ, अब उसमें ये लोग उसकी रैंडम सैम्पलिंग भी करेंगे, बल्कि एक मशहूर ब्रांड को पकड़ा भी था और उसके बाद फिर पंजाब फूड अथॉरिटी को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई थी, वो बड़े असर रसूख वाले लोग थे, तो ये उसकी इंतकामी कार्रवाइयों का भी इनको फेस करनी पड़ती है, ठीक, तो इन्होंने उधर से भी प्रेशर लेना है क्योंकि ये जो लोग काम कर रहे हैं वो थोड़े असर रसूख वाले तो नहीं है, तो पूरा माफिया है बैठा हुआ है जो कर रहा है कंट्रोल। और आप यकीन करें कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे जब ये काम करेंगे तो उसकी खबर भी नहीं चल सकती जी। अच्छा जी, अच्छा मैं डीजी साहब से सवाल करती हूँ, क्योंकि वह ब्रांड है, डीजी साहब ये तो बहुत प्रेशर है जिससे अभी भट्टा भी करे, और एग्जैक्टली जिन बड़े बड़े ब्रांड्स की हम बात भी करते हैं जिसमें अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर आ भी जाते हैं, उन ब्रांड्स को पकड़ना या उनकी प्रोडक्शन को, उनकी क्वालिटी को चेक करना इटसेल्फ एक इदारे के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है जो ये काम कर रहा है। मैम बिल्कुल भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से इंडिकेट किया, बहुत से चैलेंजेस हैं, इनमें से एक चैलेंज यही है कि एक तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने बार किया हुआ है कि हम नेमिंग शेमिंग नहीं कर सकते। अच्छा, कि अगर हमने किसी को पकड़ा है कि वहाँ पे मिलावट वाली चीज़ें थी, वहाँ पे एक्सपायर्ड मीट था या चिकन था, तो हम उसका नाम नहीं मीडिया के अंदर दे सकते। तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो
हम जस्ट जो है ना नाम लिए बगैर ही बता देते हैं मशहूर रेस्टोरेंट से मशहूर ये तो चीज़ कोई भी हो पकड़ी गई, सकता ठीक है। तो ये एक बार मौजूद है। दूसरा, इस तरह के भी बाज़ का जो है वो प्रेशर्स आ जाते हैं कि आपने यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे जाके कम एनफोर्समेंट करनी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो हमारी वज़ीर आला साहब हैं उनकी जो हमें हदायत हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उनकी तरफ से हमें बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि आपने कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना। अच्छा। अपनी इंस्पेक्शंस को बिल्कुल मेरिट के ऊपर करना है, और बल्कि जो मीट सेफ्टी के हवाले से हमने एक नए यूनिट का आगाज़ किया है वो वज़ीर आला साहब की डायरेक्शन के मुताबिक ही हमने किया है। और उसकी वजह से फ्रैंकली टेलिंग पिछले तकरीबन 1 माह और 7 दिन, पिछला मतलब 1 अप्रैल से लेकर आज तक तकरीबन हम जो है वो 70,000 किलोग्राम के करीब जो मुज़र सेहत गोश्त है उसको तलफ कर चुके हैं। 70,000 किलोग्राम वो गोश्त है जो हम खाने से बच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कम से कम जो है ना, अगर 4 लोग भी 1 केजी कंज्यूम करते हैं तो 3 लाख के करीब लोगों को हमने जो है मुज़र सेहत जो उसके असरात से बचाया है। इसी तरह से जो है ना, तो हमें एनकरेजमेंट भी है। हमारे जो मिनिस्टर फूड हैं वो खुद भी हमारे साथ लेकिन डी साहब इसमें कहीं ना कहीं इदारे के ऊपर प्रेशर तो है ना, यानी आप बड़ी मछली को ऊपर हाथ नहीं डाल सकते, वो आपको कहीं ना कहीं आपको उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, उसका बैकलैश भी आएगा। और जो बेचारा ठेले वाला है या जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है उस पर हम जब चेकिंग भी करते हैं, जाहिर है वो अगर 2 नंबरी कर रहा है वो तो पकड़ा जाएगा उस पर। मैं यही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था कि चैलेंज ये ज़रूर होता है, लेकिन दिस डजंट मीन कि बड़ी मछली जो है वो गलत काम करे और करती रहे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो रहा इस वक्त। इसमें हमें बहुत से, मैं अप्रिशिएट करूँगा कि बहुत से ऐसे मीडिया के दोस्त हैं, बहुत से ऐसे जो है वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, बहुत से ऐसे जो हैं वो हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर सीनियर लेवल पे लोग हैं जो हमें एनकरेज कर रहे होते हैं। और उनकी सपोर्ट की वजह से, जैसे मतलब बड़ी साहब बता रहे थे कि वो मेरा पहला दिन था जब मैंने जिस दिन चार्ज अज्यूम किया, उस दिन वो बकर मंडी के पास जो है वो छुरियाँ लेके हमारी टीम के पीछे आ गए। मैं भी उसी वक्त थोड़ी देर में मैं भी पहुँच गया, फिर हमने उनको वहाँ से भगा दिया। तो कहने का मतलब ये कि इस तरह के चैलेंज अभी हमने चूनिया के अंदर एक जो है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग यूनिट पकड़ा है, जेली दूध बना रहे थे, वहाँ पे उनकी ख़वातीन जो हैं वो आ गई, लड़ने के लिए आ गई। फिर हमने लेडीज पुलिस बुलाई और फिर जाके उनके ऊपर काबू पाया। तो वो पूरा माफिया काम कर। अच्छा बड़ी साहब, आइडिया क्या हो सकता है? देखिए अब जिस तरह से कह रहे हैं कि दो के डीजी साहब ने कहा है घुमा फिर आके कि हम नहीं चैलेंज के बावजूद करते, बट स्टिल चैलेंजेस तो हैं और इन बड़ी मछलियों को पकड़ना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या ऐसा आइडिया आपके ख्याल में हो सकता है कि इनकी जो क्वालिटी है, इनके स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मेंटेन कराया जाए और इसमें जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको बेहतर किया जाए? अच्छा, अब उसमें ना जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना, ऐसे नहीं है कि ये इन पे हाथ डाला ही नहीं जाता। इन पे हाथ डालना निस्बतन आसान है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक तो उन्होंने उनको अपनी साख का बहुत ज़्यादा उन्हें ख़तरा होता है। ठीक है। और वो अगर कहीं से कोई खबर लीक हो जाए तो बस, तो वो तो ब्रांड तो गया ना। बिल्कुल ठीक इसलिए वो ज़्यादा स्टेक पे होते हैं और उधर कंप्लायंस भी पंजाब फूड अथॉरिटी के रूल्स की ज़्यादा होती है। अच्छा, ठीक। होता क्या है? होता ये है कि उन ब्रांड्स की नकल बन रही है। वो जो है अब एक आम आदमी तो उसको भी असल ही समझ रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक। जो बड़ा ब्रांड है वहां पे सबसे ज्यादा कंप्लायंस है, वो लोग सबसे ज्यादा इसका ख्याल रखते हैं। और उसमें जो इनके कवानीन है ये उस पर अमल दरामद कराने के लिए वो इनके साथ हर वक्त लाइजोन में होते हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। डी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। जनाब, मिलावट आपके इर्द गिर्द आप जो चीज़ देखते हैं उसको ऑब्जर्व करना सीखें और साथ साथ अगर आप मिलावट कर रहे हैं, आपका शुमार उन लोगों में है, तो खुदा का नाम है मतलब रहम खाएं अपने बच्चों पे भी, दूसरों के बच्चों पे भी, हम पे भी, क्योंकि हमें पहले ही बड़े मसाइल हैं और अब हम सेहत के मसाइल लेकर भी बैठ जाएं तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़ और इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे।